कभी सोचा है आज से लाखों लाखों साल पहले, जब ना कोई घर था, ना स्कूल, ना ही आज की तरह का खाना, तब जिंदगी कैसी होती होगी? चलिए आज ना एक तरह से टाइम मशीन में बैठते हैं और निकलते हैं एक बहुत ही रोमांचक सफर पर, उन लोगों को ढूंढने जो इस उपमहाद्वीप पर सबसे सबसे पहले रहा करते थे। हम बात कर रहे हैं 20 लाख साल पहले की। जरा सोचिए, 20 लाख, ये इतना इतना ज्यादा समय है ना कि दिमाग में फिट करना भी मुश्किल है। तब की दुनिया आज की दुनिया से एकदम बिल्कुल ही अलग थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर कौन थे वो लोग, कैसे जीते थे अपनी जिंदगी, क्या खाते होंगे? बड़ा रहस्य है ना? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग पुरानी चीजों की पढ़ाई करते हैं ना, जिन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद कहते हैं, उन्होंने इन शुरुआती लोगों को एक स्पेशल नाम दिया है। और ये नाम उनके जीने के तरीके से ही जुड़ा हुआ है। उन्हें कहा जाता है शिकारी संग्राहक, या अंग्रेजी में कहें तो हंटर गैदरर्स। अब देखिए, नाम में ही पूरा राज छुपा है। शिकारी मतलब जो शिकार करते थे जानवरों का, और संग्राहक मतलब जो खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते थे या गैदर करते थे। सिंपल। पर एक मिनट, हमें ये सब पता कैसे चला? ऐसी ही चीजों से। स्क्रीन पर देखिए जरा, ये हजारों साल पुरानी एक पेंटिंग है, चट्टान पर बनी हुई। इसमें क्या दिख रहा है? शिकार का एक सीन। तो बस इसी तरह के छोटे छोटे सुरागों को जोड़ जोड़कर इतिहासकार हमें अतीत की कहानी बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी जिंदगी आसान थी। अरे बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि उनका हर एक दिन एक चैलेंज जैसा था। जिंदा रहने के लिए ना उन्हें बहुत बहुत ही ज्यादा होशियार और फुर्तीला होना पड़ता था। मतलब चाहे शिकार करना हो या फिर खाने के लिए पेड़ पौधे ढूंढना, दोनों ही कामों के लिए गजब का स्किल और नॉलेज चाहिए था। सोचिए, जानवरों का शिकार करने के लिए कितना तेज, कितना अलर्ट रहना पड़ता होगा, और दूसरी तरफ जंगल से कुछ इकट्ठा करना, उसके लिए तो एक तरह से साइंटिस्ट होना पड़ता था। ये जानना कि कौन सा फल खा सकते हैं और कौन सा जहरीला है, कौन सा पौधा दवा है और कौन सा फल किस मौसम में पकेगा, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। तो ये तो समझ आ गया कि ये लोग कितने हुनरमंद थे। पर मजे की बात यह है कि इतनी सारी स्किल्स के बाद भी उनकी जिंदगी एक जगह पर टिककर नहीं बीतती थी। तो अब आता है हमारा अगला बड़ा सवाल। अगर वो लोग इतने स्मार्ट थे, इतने जानकार थे, तो फिर एक ही जगह पर अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते थे? ऐसी क्या वजह थी कि वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे? इसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनके लगातार घूमने के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि 4 बड़े और बहुत ही स्मार्ट कारण थे। ये कोई आवारागर्दी नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने के लिए बनाया गया एक मास्टर प्लान था। तो 4 वजहें थी। पहली, खाने पीने की चीजों का खत्म हो जाना। दूसरी, जानवरों के झुंडों का पीछा करना। तीसरी, मौसम के हिसाब से भोजन ढूंढना। और चौथी और सबसे जरूरी, पानी की जरूरत। चलिए अब एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो पहला कारण तो बड़ा सीधा साधा है। जरा सोचिए, अगर वो एक ही जगह पर बहुत टाइम तक रुक जाते तो वहां मौजूद सारे पेड़ पौधे और जानवर खाकर खत्म कर देते। फिर क्या खाते? तो उन्हें आगे बढ़ना पड़ता था ताकि उस जगह को भी दोबारा से फलने फूलने का मौका मिल सके। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो जुड़ा था उनके शिकार से। देखिए, हिरण या दूसरे जंगली जानवर भी तो अपना खाना ढूंढने के लिए घूमते रहते थे, है ना? तो जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते तो शिकारी भी तो अपने शिकार के पीछे पीछे ही जाते। सिंपल। तीसरा कारण जुड़ा था मौसम से। ये तो हम सब जानते हैं कि आम गर्मियों में मिलते हैं तो सेब सर्दियों में। मतलब अलग अलग पेड़ पौधों पर फल अलग अलग मौसम में आते हैं। तो बस ये लोग भी मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदल लेते थे ताकि उन्हें हमेशा खाने के लिए कुछ न कुछ मिलता रहे। और अब चौथा और शायद सबसे सबसे जरूरी कारण, पानी। पानी के बिना तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, ना इंसान ना जानवर। अब कुछ नदियां तो ऐसी होती हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, पर कई नदियां और झीलें मौसम के साथ सूख भी जाती हैं। तो जब एक जगह पानी खत्म हो जाता तो उन्हें पानी की तलाश में निकलना ही पड़ता। तो अब ये बात समझ आ रही है ना? ये बस ऐसे ही इधर उधर भटकना नहीं था। नहीं, ये तो अपने आसपास के माहौल की, अपने पर्यावरण की गहरी समझ पर आधारित एक बहुत ही स्मार्ट प्लान था। तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, यही उनके सर्वाइवल का तरीका था। ये उनकी जरूरत भी थी और उनकी समझदारी भी। उन्होंने अपने माहौल के साथ मिलकर जीना सीख लिया था। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता है,
जरा सोचिए, अगर किसी को एक शिकारी संग्राहक की तरह जीना हो तो उसके लिए सबसे जरूरी स्किल क्या होगी? एक बहुत तेज शिकारी बनना या फिर पेड़ पौधों का एक्सपर्ट होना, जिसे पता हो कि क्या खाना है और क्या नहीं? बड़ा मजेदार सवाल है, इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोच कर देखा है, लाखों साल पहले का जमाना, जब न कोई किताब थी न इंटरनेट, तब लोग कैसे रहते होंगे? वो क्या खाते थे, शिकार कैसे करते थे? आज चलो हम एक जासूस की तरह समय में पीछे चलते हैं और उन सबसे शुरुआती इंसानों के छोड़े हुए सुरागों का पीछा करते हैं। तो हमारी ये जो जासूसी है ना, ये शुरू होती है रशीदा नाम की एक लड़की से। वो एक दिन बस आराम से अखबार पढ़ रही थी कि तभी उसकी नज़र एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ी। उसमें लिखा था 100 साल पहले। और बस वो हेडलाइन पढ़ते ही उसके दिमाग में एक बत्ती जली। एक बहुत बड़ा सवाल आया कि भाई 100 साल पहले क्या हुआ, ये जानना ही इतना मुश्किल है, तो कोई लाखों साल पहले के बारे में कैसे जान सकता है? ये तो एक बहुत बड़ा रहस्य है ना? तो चलो रशीदा के इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस रहस्य की तह तक जाते हैं। तो रशीदा के इस सवाल का जवाब कौन देगा? इसका जवाब हमें मिलता है कुछ खास लोगों से। ये लोग एक तरह से हिस्ट्री के डिटेक्टिव्स हैं, मतलब अतीत के जासूस, जो हमें गुजरे जमाने की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। इन जासूसों का एक खास नाम है, पुरातत्वविद, या इंग्लिश में कहें तो आर्कियोलॉजिस्ट्स। अब सोचो, जैसे एक डिटेक्टिव सुराग ढूंढकर कोई केस सुलझाता है, बिल्कुल वैसे ही ये आर्कियोलॉजिस्ट्स पुरानी दबी हुई चीजों को ढूंढकर इतिहास के बड़े बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाते। तो इन हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स को मिला सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सुराग क्या था पता है? पत्थर के औजार। अब सवाल यह है कि सिर्फ पत्थर के ही क्यों? क्योंकि देखो, लकड़ी या हड्डी जैसी चीजें तो वो तो वक्त के साथ गल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन पत्थर, वो तो लाखों साल तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि औजार सिर्फ पत्थर के ही होते थे, वो लकड़ी और हड्डी के भी बनाते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास जो सबूत बचे हैं ना, वो ज्यादातर पत्थर के ही है। तो इससे हमें अतीत की पूरी कहानी तो नहीं मिलती, लेकिन जो हिस्सा मिलता है वो भी बहुत ज्यादा रोमांचक है। तो ठीक है, हमारे जासूसों को सुराग मिल गए, पत्थर के औजार। लेकिन सवाल ये है कि इन पत्थरों से हमें क्या पता चलता है? ये हमें उन शुरुआती इंसानों की डेली लाइफ के बारे में क्या बताते हैं? चलो अब इन सुरागों के कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि ये पत्थर क्या राज खोलते हैं। ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ना, ये देखने में भले ही साधारण लगें, पर असल में ये मल्टीपर्पस टूल्स थे। जरा सोचो, एक ही औजार से वो मांस और हड्डी काटते थे, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल निकालते थे, और तो और फल, जड़ें काटने के काम भी आते थे। मतलब ये उस जमाने के सुपर टूल थे, जिससे लगभग हर काम हो जाता था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंसान वक्त के साथ और भी स्मार्ट होते गए। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन पत्थरों में लकड़ी या हड्डी का हैंडल लगा दिया जाए, और बस बन गए भाले और तीर जैसे खतरनाक हथियार। इससे शिकार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये टूल्स किस काम आते थे, पर एक सवाल अभी भी है, ये कमाल के औजार आखिर बनते कैसे थे? क्या कोई खास टेक्निक थी? चलो अब उनकी टूल मेकिंग वर्कशॉप में झांक कर देखते हैं। तो देखो, औजार बनाने के दो मेन तरीके थे। पहला तरीका था पत्थर पर पत्थर, मतलब एक पत्थर को हाथ में पकड़ा और दूसरे पत्थर से, जो हथौड़े का काम करता था, उस पर चोट करके उसे शेप दिया। दूसरा तरीका था दबाव शल्क तकनीक। इसमें एक पत्थर को किसी फर्म सरफेस जैसे जमीन पर टिका दिया जाता था और फिर एक हथौड़े वाले पत्थर या हड्डी से उस पर दबाव डालकर छोटी छोटी बारीक परतें निकाली जाती थीं। इसमें बहुत ज्यादा स्किल और पेशेंस रखता था, ये कोई आसान काम नहीं था। जरा इस तस्वीर को देखो, ये हमें सीधा उसी पल में ले जाती है जब कोई हमारे जैसा ही इंसान एक औजार बना रहा है। सोचो, उसके हाथों में कितना कंट्रोल, कितनी पावर और कितनी प्रिसिशन होगी कि वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को अपनी मर्जी का शेप दे रहा है। ये सिर्फ पत्थर तोड़ना नहीं था, ये तो एक आर्ट थी, एक साइंस थी। अच्छा, अब हमारी जासूसी का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखो, एक डिटेक्टिव के लिए सिर्फ सुराग ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो सुराग मिला कहाँ। क्राइम सीन याद है? बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए भी जगह सुराग जितनी ही जरूरी है। आर्कियोलॉजिस्ट्स इन जगहों को एक खास नाम से बुलाते हैं, पुरास्थल या साइट्स।
सीधी सी भाषा में ये वो जगहें हैं जहां हमारे हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स को पुराने जमाने की चीजों के अवशेष मिलते हैं। और ये साइट्स कहीं भी हो सकती हैं, जमीन पर, जमीन के नीचे, यहाँ तक कि पानी के अंदर भी। कभी-कभी इन साइट्स में से कुछ जगहें खास होती थीं, जिन्हें हम कहते हैं फैक्ट्री साइट्स या उद्योग स्थल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो जगह हैं जहां अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिलता था। तो लोग खास तौर पर यहीं आकर अपने औजार बनाते थे। मतलब ये उनकी अपनी ओपन एयर टूल फैक्ट्री थी। और फिर आती हैं वो जगहें जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। इन्हें कहते हैं आवासीय और उद्योग स्थल। मतलब ये वो जगहें थीं जहां लोग लंबे समय तक रहते भी थे और साथ ही साथ अपने औजार भी बनाते थे। ये तो जैकपॉट है, क्योंकि यहाँ हमें उनके काम और उनकी जिंदगी दोनों के सुराग एक साथ मिल जाते हैं। तो हमने पत्थर के औजारों की कहानी को तो काफी हद तक समझ लिया। ये हमारे सबसे पक्के सुराग हैं। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचो, इतिहास की पूरी किताब के कितने सारे पन्ने तो गायब ही हैं। उन औजारों का क्या जो लकड़ी या हड्डी से बने थे और वक्त के साथ मिट्टी में मिल गए। मतलब हमारी ये जासूसी हमें बहुत कुछ बताती है, पर कितना कुछ ऐसा भी है जो शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा, है ना? अगली बार जब कोई पुराना सा पत्थर दिखे तो जरा रुकना, क्या पता उसके अंदर भी कोई लाखों साल पुरानी कहानी छिपी हो। कभी सोचा है, हजारों हजारों साल पहले जब ना कोई घर था ना कोई शहर, तब लोग आखिर रहते कहाँ थे? आज हम ना एक जासूस की तरह टाइम में पीछे जाएंगे और पता लगाएंगे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले निवासियों के घरों के बारे में। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, कल्पना कीजिए कि कोई घर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, टेंट तक नहीं। अगर आपको कहीं रहना हो तो आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? शायद कोई ऐसी जगह जहां आप बारिश और तेज धूप से बच सकें, है ना? बस यही सवाल हमें हमारे पूर्वजों की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत को समझने में मदद करेगा। तो चलिए अपनी जासूसी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। पता लगाते हैं कि उन स्मार्ट हंटर गैदरर्स ने रहने के लिए आखिर कौन सी जगह चुनी। देखिए, ऐसा नहीं था कि वो कहीं भी बस जाते थे। अरे नहीं, वो बहुत होशियार थे। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को, मतलब प्रकृति को, बहुत ध्यान से देखा, उसे समझा और फिर अपने लिए सबसे सेफ, सबसे आरामदायक जगह चुनी। तो सबसे पहली चीज, उन्हें मौसम से बचना था। सोचिए जरा, कभी मूसलाधार बारिश हो रही है तो कभी चिलचिलाती धूप या फिर सर्द हवाएं। जैसे आज हम इन सबसे बचने के लिए फौरन अपने घरों में चले जाते हैं ना, ठीक वैसे ही उन्हें भी एक महफूज ठिकाने की जरूरत थी। और उन्होंने कोई ईंट पत्थर से घर नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने प्रकृति के दिए हुए एक शानदार तोहफे का इस्तेमाल किया। पहाड़ों में जो नेचुरल गुफाएं होती हैं और चट्टानों के नीचे की जो जगह होती है ना, वो उनके लिए एकदम परफेक्ट घर थे, पहले से तैयार और एकदम मजबूत। और ये देखिए जरा, ये जो पेंटिंग है ये फ्रांस की एक गुफा से मिली है। लेकिन इससे हमें एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है, वो ये कि गुफाएं सिर्फ सोने की जगह नहीं थी, वो उनके घर थे। मतलब यहाँ वो रहते थे, एक दूसरे से बातें करते थे और देखिए अपनी कहानियों को दीवारों पर पेंट भी करते थे। इससे पता चलता है कि वो कितने क्रिएटिव थे, है ना? और पता है, ऐसी ही कमाल की जगहें हमारे भारत में भी हैं। मध्य प्रदेश की विंध्या पहाड़ियों में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, वो इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। जरा सोचिए, यहाँ लोग 1-2 साल नहीं बल्कि हजारों हजारों साल तक रहे। इससे क्या पता चलता है? ये ही कि ये जगह रहने के लिए कितनी जबरदस्त रही होगी। ठीक है, तो रहने के लिए घर तो मिल गया, लेकिन क्या सिर्फ छत के नीचे रहने से काम चल जाता है? पेट भी तो भरना होता है ना? तो जिंदा रहने के लिए एक और बहुत बहुत जरूरी चीज चाहिए थी। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या थी? बिल्कुल सही, पानी। और पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं चाहिए था। सोचिए, जहां पानी होगा वहां जिंदगी होगी। जानवर पानी पीने आएंगे तो शिकार मिलेगा, और पानी के पास ही तरह तरह के पेड़ पौधे उगते थे जो उनके खाने का एक बहुत बड़ा जरिया थे। इसीलिए तो आप देखेंगे कि ज्यादातर पुरानी बस्तियां नदियों या झीलों के किनारे ही बसी हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसी खोज की जिसने इंसानी इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी खोज जो किसी जादू से कम नहीं थी, और वो थी आग की खोज। और हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट जासूस हैं ना,
उन्हें गुफाओं की छानबीन करते हुए एक बहुत बड़ा सुराग मिला। एक ऐसा क्लू जिसने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया। जानते हो उन्हें क्या मिला? उन्हें मिली राख। और ये कोई मामूली राख नहीं थी। कुरनूल की गुफाओं में मिली ये राख इस बात का पक्का सबूत है कि वहां रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करना जानते थे। मतलब उन्होंने आग पर काबू पा लिया था। अब आप सोचिए, आग से क्या क्या किया जा सकता है बस हाथ सेकने के अलावा? शायद खाना पकाने के लिए या किसी और काम के लिए भी। चलिए देखते हैं। आग ने तो सच में उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। पहला, अंधेरी गुफाओं में अब रोशनी हो गई। दूसरा, जो कच्चा मांस था अब उसे भून कर खाया जा सकता था, जो स्वादिष्ट भी था और पचाने में भी आसान। और तीसरा और सबसे जरूरी, आग की धधकती लपटों से खतरनाक जंगली जानवर भी डरकर दूर भागने लगे। मतलब फुल प्रोटेक्शन। तो देखिए, एक सुरक्षित घर और आग की ये जादुई शक्ति, इन दोनों के साथ हमारे पूर्वज अब सिर्फ किसी तरह गुजारा नहीं कर रहे थे, वो तरक्की कर रहे थे, फल फूल रहे थे। ये उनकी स्मार्टनेस और हर मुश्किल से लड़ने की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो आज की इस पूरी खोजबीन से हमने अपने पूर्वजों के बारे में क्या सीखा? वो असल में थे कैसे? सबसे जरूरी बात यह है कि वो सिर्फ शिकारी नहीं थे, वो अपने समय के साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे। उनका सबसे बड़ा औजार कोई पत्थर की कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि उनका तेज दिमाग था, जिससे वो हर प्रॉब्लम का सलूशन खोज लेते थे। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। सोचिए, अगर आप टाइम में पीछे जाकर हमारे पूर्वजों से कोई एक स्किल सीख सकते तो वो क्या होती, जो आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी आपके काम आती? प्रकृति को समझने की कला या फिर कम चीजों में भी खुश रहने का हुनर? इस पर जरूर सोचिएगा। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हजारों हजार साल पहले जब हमारी दुनिया बदल रही थी, तब इंसानों ने पहली बार जानवरों को पालना कैसे शुरू किया? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मौसम के सिर्फ एक बड़े बदलाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा आइडिया आया कहाँ से, हमें आज के पालतू जानवरों के बारे में सोचना होगा, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय। आखिर इन्हें पालने का ख्याल सबसे पहले आया कैसे? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना होगा आज से लगभग 12,000 साल पहले। जी हां, 12,000 साल। उस समय हमारी धरती पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने इंसानों की पूरी दुनिया ही बदल दी। तो वो क्या था? वो सबसे बड़ी घटना थी। दुनिया के मौसम में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। हुआ ये कि एक बहुत लंबे ठंडे दौर के बाद हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। मतलब दुनिया गर्म होने लगी थी। और बस इसी एक छोटे से बदलाव ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि इस गर्म मौसम का हमारी धरती पर आखिर असर क्या हुआ? खैर, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा था एक हरी भरी धरती का जन्म। जरा सोचकर देखिए, जो जमीनें कभी सूखी और बंजर हुआ करती थीं, वो अब दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे घास के मैदानों में बदल रही थीं। जहां तक नजर जाए बस हरियाली ही हरियाली। और जहां इतनी हरियाली हो, वहां कौन आता है? बिल्कुल सही कहा, जानवर। ये जो नए घास के मैदान बने थे ना, ये कुछ खास तरह के जानवरों के लिए मानो एक बहुत बड़ी दावत की तरह थे। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा घास उतना ही ज्यादा खाना। और जब खाना इतना सारा हो तो क्या होगा? घास खाने वाले जानवरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इन जानवरों में कौन कौन थे? इनमें थे हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और दूसरे मवेशी। इन सब की आबादी इतनी बढ़ गई कि ये नए घास के मैदानों में हर तरफ दिखाई देने लगे। और ये देखिए, ये जो पेंटिंग है ना, ये हजारों साल पुरानी है, एक गुफा से मिली है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उस समय के इंसान इन जानवरों को कितनी बारीकी से देख रहे थे। ये जानवर अब उनकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए थे। तो जब इंसानों ने अपने चारों ओर जानवरों की इतनी बढ़ती आबादी देखी, तो उनके मन में एक बिल्कुल नया, एक शानदार आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जिसने हमारा पूरा इतिहास ही बदल दिया। अब वो सिर्फ इन जानवरों का शिकार नहीं कर रहे थे, नहीं, बल्कि उन्होंने इन जानवरों के झुंड के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। वो बस उनको देखते रहते थे, उनकी हर एक आदत को बहुत गौर से समझते थे। और ऐसे ही उनका पीछा करते करते इंसानों ने उनके बारे में सब कुछ सीख लिया कि वो क्या खाते हैं, उनके बच्चे कब होते हैं
और बस यहीं से उनके दिमाग में वो रेवोल्यूशनरी आइडिया आया कि शिकार करने से अच्छा है क्यों ना हम इन्हें खुद ही पालना शुरू कर दें। और बस यहीं से शुरुआत हुई पशुपालन की, जानवरों को पालने की। ये हमारे इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एक और मजेदार चीज हुई। इसी गर्म मौसम की वजह से ना गेहूं, जौ और चावल जैसी अनाज वाली घास भी अपने आप उगना शुरू हो गई थी। तो देखा कैसे मौसम के सिर्फ एक बदलाव ने इंसानों को शिकारी से चरवाहा बना दिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जानवरों को पालना तो सीख लिया, पर इसके बाद इंसानों का अगला बड़ा कदम क्या था? शायद इसका जवाब उन्हीं अनाज वाली घासों में छिपा है जो अब हर तरफ उग रही थी। कभी सोचा है कि लाखों साल पहले जब न कोई शहर थे, न सड़कें, न ही कोई किताबें, तब जिंदगी कैसी होती होगी? चलिए आज हम एक तरह से जासूस बनते हैं और समय में बहुत पीछे जाकर हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के छोड़े हुए सुरागों को ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई हम ये सब जानते कैसे हैं? उस जमाने की न कोई डायरी है, न कोई तस्वीर, कुछ भी तो लिखा हुआ नहीं है। तो इसका जवाब जमीन में दबे सुरागों में छुपा है, जिन्हें पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट खोज निकालते हैं। ये बात आपको हैरान कर देगी कि हम इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा देख रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी पहेली है और पुरातत्वविद ही वो जासूस हैं जो इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी बनाते हैं। आइए देखते हैं कि वे ये करते कैसे हैं। अब देखिए, इतने लंबे समय को समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। इसे ही हम पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं। आप इसे अतीत को समझने का एक तरह का नक्शा समझ सकते हैं। तो ये है वो 3 युग। सबसे पहले पूरा पाषाण यानी पुराना पाषाण युग, फिर आया मध्य पाषाण यानी बीच का पाषाण युग, और आखिर में नव पाषाण मतलब नया पाषाण युग। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है पूरा पाषाण काल से। ये अब तक का सबसे लंबा दौर है जो करीब 20 लाख साल तक चला। इसी युग में हमारे पूर्वजों ने आग जलाना सीखा और पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। यहीं से सही मायने में इंसानी खोज की कहानी शुरू होती है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग। इस दौरान दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आइस एज खत्म हो रही थी और मौसम गर्म हो रहा था। इसका मतलब था नए जंगल, नए जानवर और इंसानों को भी इस बदलते माहौल के साथ खुद को बदलना था। और उन्होंने खुद को बदला कैसे? और भी बेहतर और छोटे औजारों से, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ये पत्थर के छोटे छोटे बहुत तेज ब्लेड जैसे होते थे। इन्हें हड्डी या लकड़ी के हैंडल में लगाकर तीर या भाले बनाए जाते थे। समझिए, ये उस जमाने का एक मल्टी टूल था। और फिर आता है नवपाषाण युग। ये तो एक असली गेम चेंजर था। इसी युग में इंसानों ने एक जगह टिककर रहना, फसलें उगाना और जानवरों को पालना शुरू किया। आज हम जैसी दुनिया में रहते हैं, उसकी नींव इसी युग में रखी गई थी। लेकिन हमारे पूर्वज सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष ही नहीं कर रहे थे, वे कुछ बना भी रहे थे। वो कलाकार थे। तो चलिए अब उनके औजारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी कला, उनकी गुफाओं की चित्रकारी को देखते हैं। जरा सोचकर देखिए, हजारों साल पहले किसी अंधेरी गुफा में आग की टिमटिमाती रोशनी में वो पहला कलाकार पत्थर की दीवारों पर अपनी दुनिया को उतार रहे थे, अपनी कहानियां कह रहे थे। ये देखिए, ये एक शानदार पेंटिंग फ्रांस की एक गुफा से मिली है। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? इससे हजारों किलोमीटर दूर हमारे भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर भी ठीक ऐसी ही कला मिली है। ये दिखाता है कि उस वक्त दुनिया भर के लोग एक ही तरह से सोच रहे थे। और ये कोई ऐसी वैसी ड्राइंग्स नहीं थी। जानवरों को इतनी बारीकी और इतने हुनर से बनाया गया है कि साफ पता चलता है कि इन कलाकारों ने अपने आसपास की दुनिया को कितने ध्यान से देखा था। क्या पता वो शिकार की कहानियां बता रहे हों, या शायद इन तस्वीरों का कोई धार्मिक महत्व हो। तो कला से हमें उनकी सोच का पता चलता है, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, इसके लिए आइए भारत में पाषाण युग की एक असली साइट पर चलते हैं। इस जगह का नाम है हुंस्की, जो कर्नाटक में है। पुरातत्वविदों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। ये हमें पूरा पाषाण युग के जीवन की एक बहुत ही साफ झलक देती है। तो हुंस्की इतना खास क्यों है? क्योंकि वो एक परफेक्ट लोकेशन थी।
पास में झरनों से पानी मिल जाता था, औजार बनाने के लिए चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध था और लोगों ने ऐसी जगह बसाई जहां वे रहते भी थे और काम भी करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी जगहों को आवास सह उद्योग स्थल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई टेम्पररी कैंप नहीं थे। लोग यहाँ लंबे समय तक रह रहे थे, एक समुदाय की तरह, और औजार बनाने जैसे कामों में माहिर हो रहे थे। यहीं से एक संगठित समाज की शुरुआत हुई। तो जब हम उन पत्थर के औजारों को देखते हैं, गुफाओं की दीवारों पर बनी कला को देखते हैं और हुंसगी जैसी बस्तियों को देखते हैं, तो हम सिर्फ पुरानी चीजें नहीं देख रहे होते, हम असल में लोगों के जीवन को देख रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, कैसे नई चीजें बनाई और कैसे एक साथ रहना सीखा। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के लोगों को हमारी छोड़ी हुई चीजें मिलेंगी, तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे।